हाय, दिस इज विवेक एंड यू माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई, चलिए। तो चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपको जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ में से होना चाहिए। आप ये आराम से सीरीज देख सकते हो। आज चालू करने वाले हैं सर चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लेबर कोस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, आज चालू करेंगे लेबर कोस्ट का चैप्टर। और ये वाला चैप्टर सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस बार चलते बच्चे हैं मतलब फोर्थ सेमेस्टर में, उनको थर्ड और फोर्थ चैप्टर मैंने बोला था उसको करने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला चैप्टर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेबर कोस्ट जो चैप्टर है इसमें से पक्का है कि फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में आने मतलब आना ही आना है। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले आप देखने को मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ जी, आपको पेरोल निकालना पड़ेगा जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, या फिर आपको टाइम टाइप कीपिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, श्योर है? बहुत अच्छे। तो जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे थे उनके लिए तो है ही है, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आराम से कर सकते हो वाले चैप्टर। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर देके जाता है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। बस खाली 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली पहली वीडियो रहेगी जिसके अंदर मैं थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगा, जितने भी थ्योरी वाले कांसेप्ट है वो सारे समझाऊंगा। और उसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, और आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं इस बार डीयूएसएल के, तो उनके लिए जो है ना, ये जो चैप्टर नंबर है 5, ये चैप्टर 3 है उनके लिए। उनके में थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन आप कर सकते हैं आराम से अगर आपको चलते ज्यादा अच्छा लगता है सर। क्योंकि अकाउंटिंग ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा काम करेगी। आपके आज काम नहीं आ रही तो बाद में जब काम आएगी, जब आप एमकॉम करने जाओगे या फिर आप एमबीए करने जाओगे, तो वहां पे मैनेजरियल अकाउंटिंग आएगी, तो वहां पे टॉपिक आने वाले हैं बहुत सीधे सीधे। ठीक है भाई, चलिए। तो बकवास ना करते हुए फालतू में चालू करते हैं। और चालू करने से पहले से छोटी सी बकवास और, कि अगर किसी का नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इस वजह से मैंने अपनी राइटिंग में नोट्स लिखे, वो कंप्यूटर टाइप में नोट्स हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पूरी बुक इतनी बड़ी पढ़ने से अच्छा आप छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको हर एक टॉपिक तो आप आराम से पढ़ सकते हो। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। बात आती है भैया लेबर कॉस्ट होता क्या है। सिंपल, तो लेबर कॉस्ट क्या है? इट इज द प्राइस पेड फॉर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी कंपनी है वो 2 तरह के यूज करती है मटेरियल। पहले चीज, जो मटेरियल होता है, सामान जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है किसी भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल यूज करती है। दूसरी चीज, वो इंसानों को यूज करती है, जो वो मशीन मतलब जो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को बनाते हैं। वो कह रहे हैं भैया कई बार मशीनें भी तो बना देती हैं, तो मशीनों को चलाने वाला भी इंसान होता है ना, तो हमें इंसान हायर करने पड़ते हैं, मतलब हमें ह्यूमन रिसोर्स को लाना पड़ता है। तो 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स होते हैं जैसे मशीनरी हो गया या फिर रॉ मटेरियल हो गया, ताकि हम प्रोडक्शन कर पाए। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है क्या? ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसान चाहिए होता है जिससे क्या, जो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अब उन इंसानों को भी हमें सैलरी वैल्यू देनी पड़ेगी। समझे? उस इंसानों की सैलरी यानी जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करना, मतलब उनकी जो हमको सैलरी पे करनी है उनकी कैलकुलेशन करना, उनकी जो कॉस्टिंग है उनको कैलकुलेट करने के लिए जो काम होता है वो कौन करवाता है? वो करवाती है भाई लेबर कॉस्टिंग। तो लेबर कॉस्टिंग क्या करती है? लेबर कॉस्टिंग जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी पेरोल निकालने का काम करती है, या फिर उनकी वैल्यूएशन बताने का काम करती है कि कितना खर्चा हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे किया है या फिर लेबर कॉस्ट पे किया है। सिंपल सा। तो लेबर कॉस्ट क्या है? इट इज द प्राइस पेड फॉर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यूज करने के लिए जो भी आपने प्राइस पे किया उसी को क्या बोलते हैं हम? लेबर कॉस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छे। अब जो लेबर होते हैं यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहले डायरेक्ट लेबर और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर। ये टॉपिक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जो चलते हैं आपने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि दूसरा चैप्टर जो आपने किया था उसके अंदर मैंने बताया था मटेरियल जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। सेम इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने डिफरेंस क्या बताया था? जो भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सारे क्या होते हैं? प्रोडक्शन के ऊपर लगते हैं, और जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। सिंपल सर। और जो इनडायरेक्ट होते हैं, लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ऐसी कॉस्ट है जो कि क्या बोलते हैं, प्राइस को बढ़ा देती है प्रोडक्ट के, लेकिन आप वैल्यूएशन नहीं कर पाते कि एक प्रोडक्ट पे, एक यूनिट पे कितना आपने खर्चा किया। सिंपल सर। लेकिन इसकी वैल्यूएशन आप आराम से कर सकते हो। एक बार डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, इन दोनों में डिफरेंस। सिंपल सर। तो डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं? इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में जो भी लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उस पे किया जाए सारा खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट लेबर कहलाता है। इसमें जैसे मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूं 1000 यूनिट का, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए मैंने 2 लेबर हायर किए, उनको मैं जो भी सैलरी दूंगा वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट सैलरी हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। सिंपल सर। बहुत अच्छे। मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है कि जो मान लो जो मैंने वर्कर हायर कर रखे हैं उनको चलता है, वो टाइम पे आ रहे हैं या फिर उनके टाइम से जा रहे हैं, उनको कितनी सैलरी देनी है, ये सब वैल्यूएशन करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, वर्कर अलग से हायर करता हूँ, जो उनकी सैलरी डिसाइड करते हैं, जो उनकी एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, जो उनका रिक्रूटमेंट करते हैं,
समझ में? या फिर जितने भी मेरे क्या कंपनी है उसके अंदर जितने भी वॉचमैन रखे हुए हैं मैंने, वो क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या सेफ रखने का काम करते हैं, समझे? तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये सारे जो लेबर है, वो डायरेक्टली काम तो नहीं कर रहे, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से मेरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिससे मेरी मतलब मेरे को खर्चा करवाने पे मजबूर कर रहे हैं कि मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और वो जरूरी भी है खर्चा करना। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो सारे सारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। सिंपल सा, जैसे सुपरवाइजर का खर्चा और वॉचमैन का खर्चा, टाइम मैन का खर्चा, सैलरी पे करने वाले यानी एचआर का खर्चा, तो ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली लेबर से मतलब डायरेक्टली मटेरियल से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन ये इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं जो कि हमें लेबर के ऊपर करने पड़ते हैं। तो ये वाले जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और ये वाले खर्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। सिंपल सा, इतना सा डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस करते हैं, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन है उस पर डायरेक्टली आप ट्रेस नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्शन पे कितना खर्चा किया आपने, उसका मतलब उस लेबर का। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने 1000 यूनिट, मतलब मेरे को 1000 यूनिट बनवानी है, कितनी यूनिट बनवानी है, 1000 यूनिट कोई प्रोडक्ट बनवाना है, जिसके लिए मैंने एक वर्कर को हायर किया, उस एक वर्कर ने सैलरी ली 1000 मतलब 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए, यानी कि मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कितना आया वो निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाल सकते आराम से। एक प्रोडक्ट पे मेरे को एक वर्कर को देने पड़ रहे लगभग 10,000 रुपए, मतलब 10 रुपए देने पड़ रहे। सिंपल। चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब मैंने वॉचमैन को खर्चा किया, जो मेरे पास काम करने वाला, जो मेरी दुकान मतलब जो मेरा बिजनेस है उसको देखरेख करने वाला जो वॉचमैन है, मैंने उसको सैलरी दी कितने रुपए, 10,000 रुपए। क्या एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये वॉचमैन डायरेक्टली बना नहीं रहा ना सामान, तो इस वजह से ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि वॉचमैन ने कितना प्रोडक्शन किया, और इसी वजह से हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि एक यूनिट पे कितना खर्चा किया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते इस खर्चे को, लेकिन इस खर्चे को आराम से प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। तो आराम से मैंने दो डिफरेंस समझा दिए, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के। बात की तीसरा जो है वो आपका एग्जांपल है, जैसे कि आपने वेजेस दिए किसी को, वेजेस क्या होता है, एक डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है, यानी जो भी वर्कर आ रहे हैं काम करने के पास, आपके पास जो भी वर्कर आ रहे हैं उनको आप वेजेस दे रहे हो, तो वेजेस देना ये क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल मतलब डायरेक्ट लेबर का खर्चा होता है, आप आराम से इंक्लूड करोगे, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। जैसे कि मशीन ऑपरेटर, जो मशीन ऑपरेटर है उसने मशीन को ऑपरेट करने का काम करता है, तो उसने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और उसके बाद वो चला गया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमने जितनी उसको सैलरी दी और उससे कितना प्रोडक्शन किया, तो मशीन ऑपरेटर भी क्या कहलाता है भाई कि वो डायरेक्ट लेबर ही है। सिंपल। चलिए इनडायरेक्ट लेबर में कौन आते हैं, जैसे सुपरवाइजर हो गया, टाइम कीपर हो गया, वॉचमैन हो गए, ये सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट लेबर में। जैसे अकाउंटेंट हो गया, ये भी किस में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लेबर में, सॉरी डायरेक्ट लेबर कह रहा हूं, इनडायरेक्ट लेबर में आ रहा है अकाउंटेंट, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल से, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया होगा भाई डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। सिंपल से, और हमें जरूरत भी है भाई आराम से कि क्या कर पाए हम कॉस्ट अकाउंटिंग की वैल्यूएशन कर पाए, सॉरी लेबर कॉस्ट की हम वैल्यूएशन कर पाए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है आपको लेबर कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ना। आगे चले भाई, चलिए तो पहला टॉपिक आपने खत्म कर लिया मीनिंग का, दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट हमें जरूरत है सर, एक सेकंड में देख लो एक बार, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो अभी तक तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया। कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट, कंट्रोल हमें क्यों जरूरी है किसी भी लेबर कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना? हाँ जी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेबर से काम मतलब लेबर से काम कुछ नहीं करवा रहे, खाली उनको पेमेंट करते जा रहे हो, उनको सैलरी देते जा रहे हो, तो आपकी कॉस्टिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और प्रॉफिट कम होना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बिजनेस होने की मतलब बिजनेस डूबने के साइन यही होते हैं, समझे, कि आप लेबर को ज्यादा पे कर रहे हो फिलहाल। तो लेबर कॉस्ट को पे मतलब लेबर कॉस्ट के ऊपर आपको क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, किसका, लेबर कॉस्ट का, आराम से कंट्रोल कर पाओ। अब भैया हमें कितने लेबर की जरूरत है, मतलब लेबर कॉस्ट हमने ज्यादा तो नहीं रख रखी, मतलब लेबर हमने ज्यादा तो नहीं रख रखी, या फिर लेबर हमने कम तो नहीं रख रखी, इसी को कंट्रोल करने को बोलते हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। सिंपल से, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ज्यादा लेबर लगी हुई है, जितना आपको जरूरत है वो रिक्वायरमेंट उससे, तो आप क्या कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। या फिर अब आपके पास लगता है कि आपके पास जो लेबर लगी हुई है वो एफिशिएंट नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर जो है वो बहुत कम है, तो आप आराम से लेबर को लेके आ सकते हो। सिंपल ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है किसको, लेबर कॉस्ट को, ठीक है भाई। चलिए अब लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है वो समझते हैं। लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, इट बेस्ड अपॉन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, हमने पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं कि एक दिन में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे आप खुद घर बनवाने जाते हो तो फिर आपको कॉस्ट की वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि मेरा घर बनवाने में कितना खर्चा आएगा, और वही आप कैलकुलेशन करते हो तो मटेरियल की अलग से, और एक कैलकुलेशन करते हो कि मेरे को लेबर को कितने देने पड़ेंगे। हाँ वो आजकल तो सिस्टम ऐसा आ गया कि आप एक बार में ही ठेके पे दे देते हो, भाई तू बंदा पकड़, ये ले पैसे, बस सामान भी तू लेके आएगा और लेबर की कैलकुलेशन भी तू ही करेगा, ठीक है।
लेकिन जब पुराने जमाने में घर बनवाए जाते थे ना, तो वहां पे मटेरियल भी हम ही लेके आते थे और लेबर को, हर एक लेबर को चुन चुन के हम लेके आते, भाई इस बंदे से काम करवाएंगे, इस मिस्त्री से काम करवाएंगे, इस मिस्त्री से। आज भी होता है भाई, गाँव में होता है या फिर शहरों में देखोगे, जब छोटे छोटे घर बनते हैं तो एक एक बंदा पिक किया जाता है। बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं तो भाई चलते हैं, एक बार में ठेके पे काम दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, आपने ना कुछ स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर रखे होते हैं कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। समझे, आपके कुछ पहले से ही क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं। आप उससे क्या करते हो, मैच करके देखते हो जो आपका एक्चुअल आउटपुट आता है। तो अगर आपका एक्चुअल आउटपुट आपके जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्शन के, उनसे अलग आता है, तो आप समझ जाते हो कि हमारा जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल है वो अच्छा नहीं हो रहा। समझे, जैसे आपने मतलब बोल रखा है कि मेरा घर बनवाने के लिए एक जो लेबर है वो एक दिन में 1000 ईंट लगाएगा, मतलब 1000 ईंटों की चुनाई करेगा, सिंपल है, एक दीवार खड़ी करेगा मान लो। ठीक है, हाँ, और वो जो लेबर है वो लगभग आधी दीवार ही कर, जो मैं लेबर लेके आया वो आधी दीवार ही खड़ी कर पाया, सैलरी उतनी ले रहा है लेकिन वो आधी दीवार खड़ी कर पाया, समझे, तो एफिशिएंट नहीं है। यानी कि वो 1000 की जगह 500 या फिर 800 ईंटें लगा पाया, तो एफिशिएंट नहीं है। तो मेरे को जरूरत है कि वहां से मैं उस लेबर को हटा के किसी और एफिशिएंट लेबर को लेके आऊं, समझे, ताकि मेरी लेबर कॉस्ट क्या हो पाए, कंट्रोल में आ पाए। सिंपल सर, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऐसे बढ़ती रहेगी क्योंकि काम हो नहीं रहा और सैलरी उतनी देनी पड़ रही है मेरे को। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या कहता है, इट बेस्ड अपॉन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी आपने पहले से ही एफिशिएंसी के कुछ स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रखे हैं, उस पे बेस्ड होता है। एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड एज प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने डिसाइड करी थी, उससे एक्चुअल कॉस्ट कितनी डिफरेंस है, उसी को कंपेयर करने को ही क्या बोलते हैं, कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। सिंपल सर, चलिए अब इफेक्टिव कंट्रोल कैसे होगा, यानी कि आप कैसे फिक्स करोगे या फिर आप कैसे डिसाइड करोगे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है या फिर नहीं हुआ, यानी जो लेबर आई है वो इफेक्टिव है या नहीं। जो चलते एचआर होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि जो लेबर आ रही है या फिर वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होगा कि आपका काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कैसे होगा डिसाइड। तो सुनिए ध्यान से, पहली चीज प्रोडक्शन प्लानिंग, आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन प्लानिंग, कितना आपको प्रोडक्शन करना है उसकी आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सिंपल सा, और उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर को लेके आना पड़ेगा। दूसरी चीज यूज ऑफ लेबर बजट, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर पाओगे, जब आप क्या करोगे, लेबर का बजट बनाओगे कि इतने लेबर को इतने रुपए देने, इतने लेबर को इतने रुपए देने। घर बनाने से पहले आप यही करते हो ना सर, यहाँ तक इतने रुपए दूंगा और यहाँ तक इतने रुपए दूंगा, इस लेबर को इतने रुपए देने, मिस्त्री को 800 रुपए देने, लेबर को 500 रुपए देने। ठीक है, अब तो रेट बढ़ चुके हैं फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लेबर का बजट बनाते हो कि किसको मेरे को कितने की पेमेंट करनी है। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। आगे चलते हैं, लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, और जब उनके बाद स्टैंडर्ड बना देते हैं उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो इनके स्टैंडर्ड बना दिया कितना आपको काम करना है लेकिन वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं ला पा रहे, तब भी आपका मतलब कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आपको क्वालिटी के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, तो परफॉर्मेंस का रिपोर्ट अलग से बनानी है। तो आपको क्या क्या काम करने हैं, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए पहली चीज आप प्लानिंग करोगे, दूसरी चीज आप बजट बनाओगे, तीसरी चीज जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए रिपोर्ट्स भी तैयार करोगे कि उसने कितना काम किया, कैसे काम किया, कब चालू किया था काम, कब खत्म किया था काम, ये सब रिपोर्ट्स के अंदर होने चाहिए, तभी आप अच्छी लेबर कॉस्ट बना पाओगे, मतलब अच्छी लेबर कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे, सिंपल सा। उसके बाद एप्रोप्रिएट पेमेंट, और उनको बदले में पेमेंट भी देनी है उनकी एप्रोप्रिएट उस तरीके से, जैसे जिसने ज्यादा प्रोडक्शन किया, ज्यादा काम किया, उसको उस हिसाब से ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, जिसने कम प्रोडक्शन किया उसको उस हिसाब से क्या मिलना चाहिए, कम सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ, जिसने कल एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया उसको इनिशिएटिव भी मतलब इंसेंटिव भी अच्छा मिलना चाहिए, जिसने कम काम किया उसको इतने काट लो आराम से इंसेंटिव, सिंपल सा। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट रखते हुए उनसे काम भी करवाना पड़ेगा। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप क्या करोगे, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, मतलब लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके नहीं है, ये चीज लेबर कॉस्ट कंट्रोल करते टाइम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको बजट बनाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपके वो है परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी, किसको कितनी पेमेंट डिसाइड करोगे, सिंपल सा। चलिए, तो अगर आपका प्रोडक्शन करने का तरीका छोटा सा है या फिर आपको एक छोटा सा फर्म है, छोटा सा बिजनेस है, जैसे आपको एक घर बनाना है, तो ये काम तो केवल आप अकेले ही कर लोगे, ये सारे काम की लेबर कॉस्ट बजट बनाना, लेबर कॉस्ट की रिपोर्ट तैयार करना, पेमेंट उनको देना, कितनी पेमेंट किसको देनी है, और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग करना, सिंपल सर। ये सारा काम कोई एक बंदा ही कर सकता है, आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन वहीं पे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो फिर ये जो सारे क्या बोलते काम है वो सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता, तो इसके लिए बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी प्लानिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, उनको पेमेंट करने का डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे अगर आप देखोगे ज्यादातर बंदे अगर किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप नोटिस करोगे वहां पे जो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, वो टारगेट बना के देता है हर एक बंदे को इतने इतने चीजों का प्रोडक्शन करना है, समझ में? हाँ जी, आगे चलते हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है यूज ऑफ लेबर बजट, यूज ऑफ लेबर बजट एंड
लेबर स्टैंडर्ड्स, जो लेबर स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो लेबर बजट होता है उस हिसाब से बजट बनाता है कि एक लेबर को कितनी पेमेंट हमको करनी है और किस हिसाब से उससे काम निकलवाना है, कितना काम करना है और कितनी पेमेंट के अंदर। सिंपल सा, ये सब कौन बनाता है? बजट डिपार्टमेंट। तीसरी चीज लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करी जाती है अलग से, ठीक है। ज्यादातर कंपनी के अंदर भाई यही काम कर लेता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वही यही काम कर लेता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने का कि कौन सा लेबर कब आ रहा है कब जा रहा है, इस सब की रिपोर्ट जो है वो यही तैयार कर लेता है प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद अप्रोप्रिएट पेमेंट। अप्रोप्रिएट पेमेंट मतलब उनकी पेमेंट की हिसाब किताब रखी जाती है, कब कोई लेबर आया था कब कोई लेबर गया था, उस हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, उसकी मतलब कि खर्चे दिए जाएंगे या फिर उनकी सैलरी वैलरी दी जाएगी। हाँ कई बार होता है कि प्रोडक्शन के हिसाब से भी उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया उस हिसाब से भी आपको क्या दी जाती है, सैलरी वैलरी दी जाती है। सिंपल सा, बहुत अच्छे। तो इसके लिए छोटे लेवल पे तो एक ही डिपार्टमेंट ठीक है, एक ही बंदा ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, ऑफिस बढ़ जाता है, तो वहां पे क्या करना पड़ते हैं, अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। और उनके नाम क्या है देखिए, in large industries the labor cost is concerned by following department। large industries के अंदर ये जो लेबर कोस्ट निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, फिर कंट्रोल में रखनी पड़ती है, ये कंसर्न होता है, मतलब कि किया जाता है किसके द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे आगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है सर, टोटल 5 जो लेबर कोस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दूसरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तीसरा टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, अगला पेरोल डिपार्टमेंट और चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो इन सब की वैल्यूएशन करता है, जितना भी खर्चा हुआ हर चीज की कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, मतलब नोट करता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना क्या चीज हो रहा है। सिंपल सा, हम जो कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, इस वजह से तो हमारा जो डिपार्टमेंट बनेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनेगा। हाँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये सब काम किए जाते हैं। सिंपल सा, तो अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रखता है हिसाब किताब हर चीज का। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आता है पर्सनल डिपार्टमेंट, समझ में? हाँ जी। तो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या काम करता है वो समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि सर बस ये 4 डिपार्टमेंट समझने हैं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप कर ही रहे हो, तो वो डिपार्टमेंट समझने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 डिपार्टमेंट का काम समझ लो, आप आराम से समझ जाओगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बस आपको 4 डिपार्टमेंट के क्या क्या समझने हैं, काम समझने हैं। सिंपल सा, 4 डिपार्टमेंट ये है किस लिए, कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और 4 डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं बस आपको ये समझना है, और आपका जो चैप्टर है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा। हाँ इसमें से जो है टाइम कीपिंग जो है ना भाई, टाइम कीपिंग ये आपका अगला चैप्टर है, यानी कि जो चलते हैं बी कॉमर्स और डीयूएसएल से पढ़ने वाले बच्चे हैं सेमेस्टर 4 के, उनके लिए जो चैप्टर नंबर चलते हैं 4 बनने वाला है वो टाइम कीपिंग का ही है। किसका? टाइम कीपिंग का। यानी कि आपको नोट करना पड़ेगा कौन सा वर्कर कब आ रहा है, कितने बजे वो वर्कर जा रहा है, उस हिसाब से उसको कितनी चीजें मिलनी चाहिए, कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए, और वो नोट किस तरीके से किया जाएगा, हिसाब किताब किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सब किस में सीखेंगे हम, टाइम कीपिंग में। तो टाइम कीपिंग का जो चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर है, तो उसी में बात करेंगे उसकी, ठीक है भाई। अगला पेरोल। पेरोल मतलब किस वर्कर ने कितना काम किया उस हिसाब से उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये सब कैलकुलेशन करनी होती है पेरोल के अंदर, जो कि करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मतलब चैप्टर तो इसी में है, चैप्टर नंबर 5 में ही है, मतलब आपके सेमेस्टर 4 वालों की, मतलब कौन सी चैप्टर, वही 3rd चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर है टॉपिक। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके ना भाई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पेरोल यानी किस वर्ग को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इनिशिएटिव मिला के, इंसेंटिव मिला के, सॉरी, तो वो सब चीजें देखिए आपको क्या करना है, पेरोल कैलकुलेट करना है, और पेरोल कैलकुलेट करने का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का आता है न्यूमेरिकल का, ठीक है भाई, जो कि अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ये खाली थ्योरी वाली वीडियो, थ्योरी वाला पार्ट है, समझ में आ गया? तो ये वाला चलेगा अगली वीडियो में, ये वाला मैं करवाने वाला नहीं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ी रहे हो पूरी चीज और आपके सिलेबस में है भी नहीं। चलिए जी, और टाइम कीपिंग क्या है, अगला चैप्टर है पूरा पूरा। तो आपको जो समझना है इस वीडियो के अंदर बस केवल ये दोनों टॉपिक समझने हैं, पहला इंजीनियरिंग और दूसरा पर्सनल। तो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या काम करता है सबसे पहले वही चालू करते हैं, ठीक है भाई। चलिए पर्सनल डिपार्टमेंट क्या काम करता है समझिए ध्यान से। पर्सनल डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन टू प्रोवाइड एफिशिएंट लेबर फोर्स। देखो हमें लेबर कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम है, और उसके लिए हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जो कि क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो पर्सनल डिपार्टमेंट ही क्या करवाता है, भर्ती करवाता है, जो भी एफिशिएंट लगता है उसको कि ये एफिशिएंट बंदा है हमारे प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसकी भर्ती कर लो, इसको ले आओ हमारे बिजनेस के लिए, तो दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। हाँ जी, तो पर्सनल डिपार्टमेंट ही क्या करता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या है कि एफिशिएंट लेबर फोर्स आपको प्रोवाइड करना। जो भी बिजनेस है आपका उसको एफिशिएंट लेबर फोर्स कहां से मिलेगी वो डिसाइड कौन करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। अच्छा लेबर फोर्स समझ में आ रहा है ना कि लेबर फोर्स क्या होता है, समझा देता हूं सर थोड़ा सा, समझिए समझिए। एक तो होता है पॉपुलेशन, समझ में, पॉपुलेशन मतलब एक देश के अंदर कितने लोग हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, चलिए एक देश के अंदर कितने लोग हैं, सिंपल सर। चलिए तो हमारे देश के अंदर मान लेते हैं, समझिए एग्जांपल के तौर पे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, घर। घर ही में मान लो मेरे लिए मेरा घर ही देश है मेरा, सिंपल सर, ये मान लो मेरा घर ही मेरे लिए क्या है, देश। तो मेरे घर में 5 मेंबर है, पापा, मम्मी, भाई,
मतलब मैं, भाई और बहन, ये पापा, मम्मी, मैं, भाई और बहन, हम 5 लोग हैं, सिंपल सा। चलिए, मम्मी है होम मेकर यानी कि हाउस वाइफ है, तो घर का ही काम करती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए बाहर से कोई अर्निंग करती नहीं है। ठीक। मेरी बहन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है, क्योंकि वो छोटी है बहुत ज्यादा, और पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो उसकी भी कोई अर्निंग नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा जी, मतलब 18 साल से छोटी है, तो इस वजह से पढ़ाई लिखाई कर रही है अभी फिलहाल। ठीक है, अगला, ये कौन है? मैं क्या करता हूँ? मैं सर, मैं कुछ नहीं करता, मैं छोटा मोटा काम कर लेता हूँ बस खाली। ठीक है, थोड़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ा देता हूँ बच्चों को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं 1-2 हजार रुपए कमा लेता हूँ इससे। आगे चलते हैं। ये है मेरा भाई। मेरा भाई क्या है? वो यूट्यूब चैनल चलाता है सर, तो वो यूट्यूब चैनल चलाता है, तो थोड़ा बहुत वो भी कमा लेता है 1000-2000 रुपए। सिंपल ना। चलिए, ये है मेरे पापा। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं, जो कि दिल्ली से बाहर जाते हैं, हरियाणा के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, और वहां पे कमा के लेके आते हैं 1000-2000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे चलते हैं वापस। मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की। तो हमारे देश यानी हमारे घर के अंदर टोटल कितनी पॉपुलेशन है? तो भाई टोटल पॉपुलेशन हो गई 5, क्योंकि हमारे देश में हमारे घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। सिंपल ना, मैं अपने घर को ही अपना देश मान के चल रहा हूं। सिंपल। चलिए, अब देखिए, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोग ऐसे होंगे, हमारे पूरे घर के अंदर से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करना चाहते होंगे, है ना भाई, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करना नहीं चाहते होंगे। तो जो काम करना चाहते हैं, जो लोग हमारे घर में काम करना चाहते हैं, जैसे आप आए, आप बोल रहे हो सर मेरा असाइनमेंट बना दो, मेरे को, मैं आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, मैं एक असाइनमेंट के लिए आपको 1000 रुपए दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ, काम करने के लिए तैयार है। तो हमारे घर वाले भी देख रहे हैं, वो कह लेंगे भाई हमको भी दे दो थोड़े असाइनमेंट, हम भी तैयार करेंगे। हाँ जी, तो आपने बोला ठीक है, मैं सबको एक असाइनमेंट दे दूंगा। तो हमारे घर में देखो, आप पूछने रहे हो कौन कौन काम करेगा, तो हमारे घर वाले कह रहे हैं भाई 1000 रुपए असाइनमेंट के दे रहे हो? हाँ जी, हम सारे के सारे काम करना चालू कर देंगे। 5 पेज का असाइनमेंट, 10 पेज का असाइनमेंट बनाना होता है, और आप सारे के सारे काम कर देंगे। सिंपल ना, 5 पेज 10 पेज लिखने 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो सबके सब तैयार हो गए। तो काम करने कितने चाहते हैं? सारे के सारे। ठीक है, और कोई ऐसा है जो काम करना नहीं चाहता? तो नहीं भाई, हमारे देश में, हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो काम करना नहीं चाहता, सबके सब काम करना चाहते हैं। चलिए, तो हमारे देश में पूरे पॉपुलेशन में से जो भी काम करना चाहता है उसको बोलते हैं भाई लेबर सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे? लेबर सप्लाई। वो पूरे देश में वो लोग जो एक फिक्स वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उसे बोलते हैं लेबर सप्लाई, और जो काम नहीं करना चाहते उनको हम कुछ बोलते ही नहीं भाई। सिंपल। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं उसमें से भी कैटेगरी में से 2 लोग होते हैं। जैसे हमारे घर में कितने लोग काम करना चाहते हैं? 5, तो लेबर सप्लाई कितनी होगी? 5। अब जो लोग काम करना चाहते हैं उसमें से भी 2 लोग होते हैं। पहले वो जो काम करने के लिए एबल होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए एबल हैं, और वो लोग जो काम करने के लिए एबल नहीं है, यानी कि वो लोग जो काम करने में कुशल नहीं है, जिनको काम नहीं आता। पहले वो लोग जिनको काम आता है, दूसरे वो लोग जिनको काम नहीं आता। सिंपल, तो दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छी, मतलब काम करने के लिए एबल नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो देखिए, मेरी बहन जो है वो अभी 18 साल से छोटी है, 18 साल से छोटी है, तो इसलिए वो केवल अपनी पढ़ाई कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या वो काम करने के लिए एबल है? नहीं। गवर्नमेंट बोलती है आपको चाइल्ड लेबर नहीं करवाना, बच्चों से काम नहीं करवाना, केवल आप बड़ों से काम करवा सकते हो। सिंपल से। हाँ जी, तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आती है, इसलिए वो काम करने के लिए एबल नहीं है। काम करना चाहती थी वो भी, लेकिन काम करने के लिए एबल नहीं है। तो हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि आप लोग काम कर सकते हो? तो हम 4 लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, यानी कि एबल लोग कितने हैं? 4। और जो एबल लोग होते हैं, जो काम करने के लिए एबल होते हैं, उनको बोलते हैं हम लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या होते हैं? वो लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल भी होते हैं। सिंपल। और वो लोग जो काम करने के लिए एबल नहीं होते उन्हें हम कुछ बोलते ही नहीं। तो हमारे देश में लेबर फोर्स कितने हैं? बस 4। जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल भी हैं, तो 4 है। आगे चलते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल है, उसमें से भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जिनको काम ऑलरेडी मिला हुआ है, दूसरे वो जिनको काम नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो जिनको काम मिला हुआ है उनको बोलते हैं इंप्लॉयड। क्या बोलते हैं? इंप्लॉयड, मतलब रोजगार। सिंपल। यानी कि फिर इसको, या फिर इसको बोल सकते हो आप वर्क फोर्स। क्या बोल सकते हो आप? वर्क फोर्स। सिंपल। एक बार देख लो भाई, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? ओह सॉरी, मिट जाता भी। तो इसको बोलते हैं आप वर्क फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। और जिनको काम नहीं मिला हुआ उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। सिंपल। तो यहां पे बोले जा रहा है, किसकी बात करी जा रही है? लेबर फोर्स की। तो आपको क्या करता है सर? पर्सनल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने पे का मतलब है कि आप एफिशिएंट लेबर भी लेके आओ, और एफिशिएंट लेबर सप्लाई, सॉरी लेबर फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। और लेबर फोर्स मतलब वो लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल हैं, चाहे उनको पहले से काम मिला हुआ चाहे पहले से काम नहीं मिला हुआ, वो दोनों को ढूंढ के लेके आएगा। समझ में? क्योंकि हम यहाँ पे आपको ऐसे बोलेंगे सर आपको काम नहीं मिला, चलो आपको जॉब दिलाते हैं आपको।
आपको काम मिल रखा है, चलो आपको ज्यादा सैलरी पे आपको यहाँ पे लेके आते हैं, चाहे उनको काम मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, हमारा काम होता है अगर वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एबल है, तो वो आराम से आए हमारे यहाँ पे जॉब करें। तो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है, पर्सनल डिपार्टमेंट एफिशिएंट लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, आगे चलते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेबर कोस्ट कंट्रोल, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली लेबर कोस्ट कंट्रोल से कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर लेबर सप्लाई अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, जिससे क्या होता है, कोस्ट की जो मतलब जो कोस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी, और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो भाई पर्सनल डिपार्टमेंट काम क्या क्या करता है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट ना इस तरीके से काम करता है, जैसे रिक्रूटमेंट का, यानी कि लोगों को लेके आने का, उसके बाद उनका इंटरव्यू लेने का, उनकी टेस्टिंग करने का, फिजिकल एग्जामिनेशन करने का, तो ये सब काम किसका संभालने का काम होता है, ये सब काम होता है, कौन संभालता है, पर्सनल डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। मैंने क्या बताया सर, हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है। कोस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो सबकी अकाउंटिंग करता है, सबकी कैलकुलेशन करता है, उसको बोलते हैं कोस्ट अकाउंटिंग, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगला दूसरा जो होता है पेरोल, पेरोल मतलब किस वर्कर को कितनी सैलरी देनी है, कितना उसके काम के हिसाब से उसको पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, वो क्या करता है, पेरोल। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, और ये मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है भाई, जो पार्ट 2 बनने वाला है चैप्टर 5 का, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग मतलब किसको कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब कि कितना, मतलब जो बंदा आया उसको कब मतलब कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कहाँ पे लिखा जाए भाई, कितने दिन काम करने के लिए आया, कितने दिन इसने छुट्टी करी है, समझ में, ये सब रिकॉर्ड करना, कब आया और कब गया, ये सब रिकॉर्ड करना क्या होगा, टाइम कीपिंग में। और टाइम कीपिंग वाला जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर है, तो हम अगला चैप्टर जब करेंगे तब करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद इंजीनियरिंग और पर्सनल, तो मैं पर्सनल करवाने लग रहा हूँ, इंजीनियरिंग इसके बाद करेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद। सिंपल से चलिए शुरू करते हैं, वापस आते हैं। तो पर्सनल डिपार्टमेंट मैंने समझ लिया। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हमारे पास वर्कर हायर करता है, जो कि कॉस्ट क्या कर सके, एफिशिएंटली तरीके से हमारी कम कर सके, सिंपल सा चीजों की। चलिए तो पर्सनल डिपार्टमेंट के मेन काम क्या है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट जो मेन तरीके से काम करता है ना, वो आपको बताने बस खाली 2 काम, पहला ये और दूसरा ये। उसका काम है लोगों को रिक्रूट करेगा, लेकिन वो किस तरीके से, किस बेसिस पे और कैसे, मेन चीज कैसे वो रिक्रूट करेगा। तो पर्सनल डिपार्टमेंट का मेन काम जो कहलाता है वो केवल 2 काम कहलाता है, कि पर्सनल डिपार्टमेंट कितने काम करता है, 2। पहली चीज एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड, एम्प्लॉय का हिस्ट्री कार्ड बनाता है, यानी जो एम्प्लॉय था वो पहले कैसे काम करता था, किस तरीके से प्रोडक्शन करता था, किस तरीके से वो छुट्टियां करता था, उसका ग्रेड क्या था, उसको कितने रैंकिंग मिलती है, किस तरीके से उसका प्रमोशन हुआ था, ये सारी की सारी चीजें उसके हिस्ट्री कार्ड के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपको देखना है हिस्ट्री कार्ड का फॉर्मेट, तो सर ये रहा, समझ में आया? हाँ जी। तो इस तरीके से कुछ आपका हिस्ट्री कार्ड दिखता है, जिसके अंदर सारी डिटेल मतलब कि फिलअप करी जाती है, कि जो जैसे रेज्यूमे नहीं देते आजकल तो लोग अपनी, तो अपनी डिटेल पहले से दे देते हैं सामने वाले, लेकिन जो क्या बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, उसका मेन काम होता है कि वो हिस्ट्री कार्ड जो होता है बंदे का बना के रखता है, कि उसको कितनी इंक्रीमेंट मिली थी और कब कब मिली थी, वो सारी डिटेल उसकी। सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा काम जो मेन काम करता है वो करता है लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करना। जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करता है। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर टर्नओवर निकालने के लिए 4 तरीके होते हैं, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो कि हम करेंगे सर नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इस पार्ट में नहीं, मतलब जो बी पार्ट होगा ना वीडियो का उसी में, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला सारा पोर्शन उसमें रहेगा सर, ठीक है। तो लेबर क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर निकालने के लिए कितने तरीके हैं, 4 तरीके, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो बस खाली आपको समझा दूं लेबर टर्नओवर होता क्या है। जैसे आप पहले टर्नओवर निकाला करते थे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ऐसे ही लेबर टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक है। हाँ जी। तो लेबर टर्नओवर रेशियो बताता है कि आपके जो कंपनी है उसके अंदर लोग किस मतलब ऐसे हैं कि वो टिके रहते हैं एक जगह पे कंपनी के अंदर, मतलब जो लोग हैं वो हमारी कंपनी के अंदर बैठे रहते हैं, यानी जो हमारी कंपनी के अंदर एफिशिएंटली खुश रहे हैं आराम से, जो एक लेबर आया था जो काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से टिका हुआ है हमारी कंपनी में, लॉन्ग टर्म तक के लिए काम करता जा रहा है। या फिर हमारी कंपनी ऐसी है जिसमें लेबर आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते हैं, हम किसी को एफिशिएंटली अपने कंपनी के अंदर टिका नहीं पाते। ये बताएगा कौन, लेबर टर्नओवर रेशियो। सिंपल से। तो अगर लेबर टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा हो रहा हुआ, यानी कि लेबर टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा आ रहा है, तो माना जाएगा कि आप जो कंपनी है आपकी वो इनस्टेबिलिटी की कंडीशन में, यानी कि आपकी कंपनी में लेबर जो है वो टिकता नहीं है, इनस्टेबल है, कभी आता है कभी चला जाता है, उसको पसंद नहीं आती ज्यादातर आपकी कंपनी, तो आपको बार बार हायर करना पड़ेगा नए नए लेबर को, और बार बार उनको निकालना पड़ेगा जो पुराने लेबर है, समझे? तो ज्यादा अगर आपका लेबर टर्नओवर रेशियो होता है तो फिर ये इंस्टेबिलिटी दिखाता है कंपनी के अंदर, कि कंपनी के अंदर जो लेबर है वो इनस्टेबल है। सिंपल सा। वहीं पे अगर लेबर टर्नओवर रेशियो कम होता है तो फिर कंपनी के अंदर क्या दिखाई जाती है, स्टेबिलिटी, कि जो लेबर के है वो स्टेबल है, कंपनी से पूरे खुश है, वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो अच्छा माना जाता है जब लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कम होता है। बुरा माना जाता है जब लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, तो लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए हमेशा, मतलब बेसिकली कम होना चाहिए। तो लेबर टर्नओवर रेशियो अगर कम होगा तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा सर, पहली चीज, अगर लेबर टर्नओवर रेशियो कम है तो उसका फायदा क्या होता है,
स्टेबिलिटी आती है। हमारी कंपनी के अंदर लोग आ रहे हैं, टिक रहे हैं और अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं और सैलरी भी अच्छी पा रहे हैं, मतलब लोग टिके हुए भग नहीं रहे छोड़ छोड़ के कंपनी को। समझ में? हमें बार बार ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो पहला फायदा क्या है सर, हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, हमारा जो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। समझ में? जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लोग ट्रेंड हो जाएंगे ना ऐसे करते करते एक ही काम को, तो वो प्रोडक्शन क्या करेंगे, एफिशिएंटली ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सिंपल से। और जो सामान हमारा वेस्ट होता है, क्योंकि नए बंदे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सामान वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हमने पुराने ही बंदे रख रखे हैं तो वो सामान वेस्ट करेंगे नहीं, तो इस वजह से हमारा जो मतलब जो वेस्टेज होता था सामान का, वो सामान का वेस्टेज क्या हो जाएगा, वो भी बच जाएगा, सिंपल से। तो लेबर टर्नओवर रेशियो कम होना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, बात करते हैं। लेबर टर्नओवर रेशियो अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। जो लेबर टर्नओवर रेशियो है कभी कभी वो बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि वर्कर आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक नहीं रहे हमारी कंपनी के अंदर, इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। चलिए, तो लेबर टर्नओवर रेशियो कम बढ़ जाता है, तो यानी कि लेबर इंस्टेबिलिटी कब आती है, यानी लेबर जो है वो बार बार छोड़ के कैसे जाते हैं हमारी कंपनी को, तो हमारी कंपनी है उसके अंदर टिकता क्यों नहीं, तो उसके कारण क्या है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, पर्सनल रीजन की वजह से, दूसरा अवॉइडेबल रीजन की वजह से, और तीसरा अनअवॉइडेबल कॉज की वजह से। पर्सनल रीजन जैसे कोई बंदा है जो डेवलपमेंट करना चाहता है और वो सोचता है मैं इसी कंपनी में रहूंगा तो फिर इसी जगह पर रह जाऊंगा, मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा, तो इसका पर्सनल रीजन है भाई, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, हम उसको रोक भी नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि उसको पर्सनली डेवलप करना है, सिंपल। या फिर कहीं पे उसको हायर पैकेज मिल गया, ठीक है, ज्यादा सैलरी वैलरी मिल गई, तो फिर इस तरीके से क्या होगा, वो अपनी कंपनी को छोड़ के जाएगा, वो उसका पर्सनल रीजन है, सिंपल सा। या फिर वो काम नहीं करना चाहता, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसको जाना पड़ रहा है, या फिर कोई दिक्कत आ गई, शादी ब्याह की दिक्कत हो गई, तो फिर इन समय क्या होता है, ये पर्सनल रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो जो बंदा है वो हमारी कंपनी को क्या करता है, छोड़ के जाता है, उसका पर्सनल रीजन है। दूसरा, अवॉइडेबल कॉज, मतलब अवॉइडेबल कॉज मतलब क्या है, हमारी कंपनी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों, ऐसे क्या कारण है हमारी कंपनी में, क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, हाँ जी, कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे लोग जो है ना हमारी कंपनी को मान लो छोड़ के जा रहे हैं कम सैलरी की वजह से, तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब अवॉइडेबल कॉज है, हम इसको अगर सैलरी को बढ़ा दें उनकी, तो लोग हमारे कंपनी में से जाएंगे नहीं, सिंपल ना। तो अवॉइडेबल सिचुएशन में जाती है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि एनवायरमेंट, हमारा जो कंपनी का एनवायरमेंट है वो ज्यादा फ्रीली नहीं है, लोग बंदे बंदे महसूस करते हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, उसका एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। डिपेंड करता है कंपनी पे भी, अगर कोई कंपनी ऐसी है जहां पे चेंज नहीं किया जा सकता एनवायरमेंट, तो फिर वो अनअवॉइडेबल कॉज बन जाएगा फिर एनवायरमेंट, सिंपल से। चलिए, हाँ जी, उसके बाद अनअवॉइडेबल कॉज क्या होते हैं, जहां पे एनवायरमेंट को चेंज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है, तो वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगी, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ जलाया जाएगा बार बार, तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो काम करने के लिए आते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, सिंपल सा। क्या इस प्रॉब्लम को आप मतलब लोगों को टिका सकते हो अपनी कंपनी के, नहीं, तो ये कॉज जो है पॉल्यूशन फैलाने वाला, जो पॉल्यूशन जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं लोगों को, बहुत सारी मतलब कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां, क्या ये जो कारण है इसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या इस कारण को आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं भाई, इस कारण को नहीं बस अवॉइड कर सकते, ये तो रहेगा ही, क्योंकि हमारी कंपनी ही उसी चीज की है, समझ में? या तो आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी पूरी पूरी, तो ये जो कॉज है ये अनअवॉइडेबल कॉज बन जाता है। ज्यादा पढ़ना है तो सर आप बुक में से पढ़ सकते हो, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है, आप बना के भी लिख कर जाओगे, आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि कॉज ही तो लिखने हैं कि लोग एक जगह पे टिकते क्यों नहीं जॉब के लिए, वो कारण है बस, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर लेबर टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा तो फिर इससे क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर लेबर टर्नओवर रेशियो कम होता है तो कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी होती है, मतलब जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं हमारे पास ही टिक रहे हैं, अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे बचा के भी चल रहे हैं, ठीक है, अच्छे मतलब कॉस्ट हमारी कम आती है। लेकिन अगर इफ लेबर टर्नओवर रेशियो किसी कंपनी का ज्यादा है, मतलब लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, इनस्टेबिलिटी है कंपनी के अंदर, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे कंपनी के अंदर पहली चीज तो इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी मतलब लेबर एक बार आएगा तो फिर वो टिक नहीं पाएगा, तो ज्यादा लेबर कॉस्ट होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी चीज, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, जब भी आप बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो जब भी आपको नए लेबर चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, उस चीज की बढ़ जाएगी। अगला, इंटरप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आपका ध्यान हटके बार बार लेबरों को रोकने पे या फिर लेबर को लेके आने पे आपका सारा ध्यान जाएगा, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन में भी क्या होने वाला है, इंटरप्शन होने वाला है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। न्यू वर्कर मोर एक्सीडेंट, जितने ज्यादा नए वर्कर आएंगे उतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, तो उसका खतरा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे नहीं दो गाड़ियां टकरा जाएंगी, एक्सीडेंट मतलब कोई सामान खराब हो गया या फिर प्रोडक्शन आपका खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, क्योंकि नए नए वर्कर आएंगे, उनको ट्रेनिंग भी बार बार देनी पड़ेगी, नई नई, और वो मतलब परफेक्ट होंगे इस चीज में, तो इस वजह से आपका प्रोडक्शन का भी खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट से होने का भी खतरा क्या है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, लॉस ड्यू टू वेस्टेज, क्योंकि नए नए वर्कर आए हैं, उनको सब चीज पता नहीं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है, इस वजह से जो सामान होगा वो भी क्या होगा, वेस्ट होगा, और इस वजह से आपका प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से इनस्टेबिलिटी की वजह से प्रोडक्शन वेस्टेज क्या होती है, रिसोर्सेज की वेस्टेज क्या होती है, ज्यादा होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
क्योंकि नए नए वर्कर आए हैं तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी रखता है, क्योंकि जो पुराने वर्कर होते हैं वो नए वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। समझ में? हाँ जी। तो लेबर टर्नओवर रेशियो अगर बढ़ता है तो ये इफेक्ट कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर इसको कोई पूछे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या अगर लेबर टर्नओवर रेशियो गिरता है तो आपके इसी को बस चेंज करके आपको लिख देना है पॉजिटिव इम्पैक्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे, समझ में आ रहा हूँ भाई? पक्का ना? हाँ जी, आगे चलो। ठीक भाई, आगे अभी हमको करना है, अच्छा इसके मेरे को मेथड समझाने, एक बार फॉर्मूले समझाने लेबर टर्नओवर रेशियो की, निकलता कैसे है लेबर टर्नओवर रेशियो। तो आज खाली फॉर्मूले फॉर्म में बताऊंगा, जो भी फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और कल हम उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक, कल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज इंजीनियरिंग बता दूंगा लेबर कॉस्ट की कैसे होती है, और खत्म करेंगे ये वाला चैप्टर। सिंपल, मतलब आधा खत्म हो जाएगा फिलहाल थ्योरी वाला पार्ट। कल करेंगे हम, मतलब सेकंड जो पार्ट बनेगा इसका उसमें करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सिंपल, चलिए तो चलते हैं अगली स्लाइड में। जिसको नोट करना है भाई नोट करिए फटाफट से, ठीक है भाई? हाँ भाई श्योर है। चलिए, तो भाई मेरे को पता है कि मैटर थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, ठीक है? तो आप चाहो तो बढ़िया क्वालिटी करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर चलते जूम करके देख सकते हो, आराम से दिख जाएगा आपको, ठीक है भाई? सारा टॉपिक शुरू करते हैं। बात आती है भाई मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर, जो हमने पिछला टॉपिक सीखा था लेबर टर्नओवर के बारे में। अब उसके करने वाले हैं कुछ फॉर्मूले, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि आपको मैंने बता दिया, अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा तो मतलब कंपनी के अंदर क्या है, इंस्टेबिलिटी, यानी लेबर आ रहे हैं लेबर जा रहे हैं, ठीक है? और अगर चलते लेबर टर्नओवर कम आया आपका तो फिर मतलब क्या है, कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी है, मतलब जो लेबर आते हैं वो हमारे पास टिके रहते हैं। अब वो लेबर टर्नओवर फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो उसके मेथड है भाई 3, ठीक है? चौथा मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, तो 3 ही मेथड है जो आपको अभी पढ़ने है केवल लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला मेथड जो आता है उसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के अंदर क्या करना है, देखो किसी मेथड के अंदर देखो सब में ना क्या है, मल्टीप्लाई में 100। मल्टीप्लाई में 100 का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है ना हमेशा परसेंटेज में आएगी। तो जो भी आपका सेपरेशन मेथड यूज कर लो, चाहे रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर लो, चाहे फ्लक्स मेथड यूज कर लो, किसी का भी मेथड यूज कर लो, जो लेबर टर्नओवर है ना उसकी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आती है। सिंपल, चलिए, और परसेंटेज में वैल्यू आ रही है, लेकिन निकाला कैसे जाए भैया? तो निकालने के लिए हमेशा याद रखना, नीचे आपको हमेशा लिखना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन पीरियड। क्या लिखना है आपको? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन पीरियड। एक बार और क्या लिखना है आपको नीचे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन पीरियड। अब देख लो मैटर क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, सेपरेशन मेथड से आपको निकालना है लेबर टर्नओवर रेशियो। समझ में? क्वेश्चन वाला क्या रहा है, अगर आपको सेपरेशन मेथड से निकालना है तो सेपरेशन मेथड से क्या करना है, ऊपर लिख दो नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड। एक पीरियड के अंदर, यानी कि एक टाइम पीरियड के दौरान जितने भी लोग हमारे से सेपरेट हुए हैं, जितने भी लोग हमारी कंपनी को छोड़ के गए हैं, वो ऊपर आ जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ वर्कर है लेफ्ट ड्यूरिंग द, मतलब नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट ड्यूरिंग ए पीरियड, वो लिखना है ऊपर। नीचे आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन पीरियड, उस टाइम पे हमारे पास एवरेज वर्कर कितने थे वो लिखना नीचे, और मल्टीप्लाई में 100। सिंपल से। और एवरेज कैसे निकलता है, जो स्टार्टिंग है ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तब आपका एवरेज आ जाता है। सिंपल सर। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे सर, तो कल जो वीडियो बनेगी पार्ट बी जो बनेगा उसके अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करने वाले हैं हम। सिंपल सर, बढ़िया। आगे चलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर बस आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। समझ में? ड्यूरिंग ए पीरियड, तो एक पीरियड के दौरान जितने भी वर्कर है रिप्लेस किए गए हैं। रिप्लेस मतलब क्या होता है, आपने पुराने वर्कर हटा के जो नए वर्कर लेके आए हो केवल वो लिखने, मतलब यहाँ पे रिप्लेस वाले वर्कर जो भी नए वर्कर आए हैं वो लिखा जाएगा, और पुराने मेथड में जितने वर्कर गए हैं वो लिखना है। समझे? चलिए लास्ट आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या आता है, दोनों चीजों को कंबाइन कर दो, जो सेपरेट हुए हैं यानी जो गए हैं उसको भी ऐड करना है, प्लस में आपको वो भी ऐड करना है जो हमारी कंपनी में क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। समझे? यानी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस में नंबर ऑफ एडिशन, जितने बंदे नए हैं दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और फिर उसके बाद एवरेज से डिवाइड कर दोगे, जो भी बंदे थे मल्टीप्लाई में 100, आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स मेथड से इन्वेंटरी टर्नओवर। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, फटाफट से याद करिए, ठीक है भाई? तब तक हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक कहता है फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैनेजर होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट करते हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो लेबर पे हम खर्चा करते हैं वो 2 तरह का खर्चा होता है। पहला होता है कौन सा, प्रिवेंटिव कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है, प्रिवेंटिव कॉस्ट। दूसरी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है, प्रिवेंटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी लेबर को अपनी कंपनी के अंदर टिकाए रखने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। जैसे कोई लेबर है जो इसको हम टिकाना चाहते हैं कि अच्छा लेबर है हमारे पास टिका रहे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सर आपको हाउस रेंटल अलाउंस भी दे रहे हैं, हम आपको एचआर अलाउंस भी दे रहे हैं, आपको ड्राइविंग मतलब डियरेंस अलाउंस भी दे रहे हैं, आपको मतलब एक्स्ट्रा खर्चे, आपको पेंशन भी मिल रही है, यहाँ पे आपको अपने बच्चों को क्या बोलते हैं जो पढ़ाई करवानी है, हाँ जी पढ़ाई के लिए हमें आपको खर्चा दे रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो जितना भी ओवरऑल पैकेज दिया जा रहा है आपको, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं जितने भी आपको, वो सारे के सारे क्या माना जाता है, प्रिवेंट मतलब क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जिसपे हम अपने एफिशिएंट जो वर्कर होते हैं उनको अपनी कंपनी के अंदर टिका के रखते हैं।
सिंपल सा। हाँ जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें क्या होता है, कोई वर्कर छोड़ के जा रहा है कंपनी को, तो हम चाहते हैं कि वो वर्कर मतलब उसकी जगह कोई दूसरा वर्कर आ जाए, तो दूसरा वर्कर को लाने में जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि उसकी रिक्रूटमेंट पे जो भी खर्चा हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग पे जितना भी खर्चा हो रहा है, वो सारी कॉस्ट किसके अंदर आती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर आती है। एक बार डिफरेंस कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर। जब भी लेबर टर्नओवर कम होता है तो उसका कारण होता है किसका? प्रिवेंटिव कॉस्ट का। एक सेकंड भाई। हाँ भाई शुक्र है, तुम्हारे पापा का फोन आया था कि लेट हो गया, ठीक है 10:30 बज के हैं, तो मैं लेट हो चुका हूँ घर पे पहुंचने के लिए। ये ट्यूशन सेंटर है सर जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहीं पे वीडियो बन रही है अपनी, शूट हो रही है, लेकिन घर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, तो रात होने वाली है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से कह रहे हैं फटाफट आ जा घर पे, लेट होते जा रहा है बहुत ज्यादा। 8 बजे से फोन आने चालू हुए थे फिलहाल। शुक्र है। हाँ जी, तो बात आती है भाई ड्यू टू चलते रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर। जब भी लेबर टर्नओवर कम हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है कि हमने क्या कर रखा है? प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ा रखी है। लेबर टर्नओवर कम होने का मतलब क्या है कि हमारी जो कंपनी में एम्प्लॉइज है वो टिके रहते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते, कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, सिंपल। और वो ऐसा कब होगा? जब हम प्रिवेंटिव कॉस्ट दे रहे होंगे, जब हम उन्हें अलाउंसेस दे रहे होंगे बहुत सारे, तब होता है ऐसा। समझ में आया? हाँ जी, तो चलते रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर। जब भी लेबर टर्नओवर आपका बड़ा होता है तब आपको क्या करना पड़ता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट करनी पड़ती है, खर्चा, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। कब? जब लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है। क्योंकि लेबर टर्नओवर ज्यादा है मतलब कंपनी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको नए लेबर लाने पड़ेंगे, और नए लेबर लाने पड़ेंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाती है? उससे बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, दूसरा डिफरेंस, टू कीप वर्कर सेटिस्फाइड, यानी कि ये वाला जो खर्चा होता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है, वर्कर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये वाली खर्चा किया जाता है, ये वाली कॉस्ट रखी जाती है, समझा? ताकि वर्कर सेटिस्फाई रहे, हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में ना जाए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो राइज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जब भी एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारा लॉस होता है उसको राइज, मतलब वो राइज होती है। जब भी लॉस जब भी होता है तो उसको बचा, उससे किसकी वजह से होता है? हाँ जी, ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से। दोबारा सुनिए, जब भी कंपनी में से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है उसकी वजह से दूसरा एम्प्लॉय आता है, और जब भी वो दूसरा एम्प्लॉय आता है उस पर हमें क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा किसकी वजह से होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से। सिंपल सा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिसिन एक्सेट्रा, मतलब हमको कोई मेडिकल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड, तो वो सब चीजें क्या होगी? कॉस्ट हो गई, प्रिवेंटिव कॉस्ट। उसके बाद हमने पेंशन फैसिलिटी या फिर ग्रेचुइटी प्रोवाइड करी है तो वो भी प्रिवेंटिव कॉस्ट। दूसरी चीज, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनके बच्चों को, तो फिर वो क्या होगी? प्रिवेंटिव कॉस्ट। समझ में? और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, किसी बंदे को रिक्रूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐसी लॉस ऑफ आउटपुट, यानी जो भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर लॉस जो हो रहा है आउटपुट का, रिसोर्सेज वो वेस्ट कर रहा है नया एम्प्लॉय, तो वो सारा खर्चा क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिंपल सर, मुबारक हो, आपका खत्म हो गया कौन सा डिपार्टमेंट? जो पर्सनल डिपार्टमेंट था ना, है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट जो था उसका पूरा पूरा काम, पूरा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कॉस्ट होती है, इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे निकाल, इन्वेंटरी टर्नओवर कह रहा हूं, लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए। सिंपल सा, पहला डिपार्टमेंट का काम खत्म, बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कल कर लेंगे, ठीक है। चालू करते हैं दूसरा डिपार्टमेंट, और छोटा सा ये बहुत ज्यादा आराम से खत्म हो जाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट क्या कहता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि हमने जो मेथड अप्लाई किया है प्रोडक्शन करने के लिए, वो मेथड अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देखने के लिए, वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो देखने के लिए। सिंपल सा। चलिए तो एक बार देखते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता क्या है। This department required to maintain control over work condition and production method for each job and department. किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो हमने वर्कर हायर कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, ताकि वो प्रोडक्शन क्या करें? अच्छे तरीके से करें, अच्छे प्रोसीजर कैसे करें, अच्छे मेथड से करें, अच्छे तरीके से करें। इसी यही मेन काम क्या होता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। मतलब जो हमें वो प्रोडक्शन करना है, वो किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, वो सारा काम किसका देखना होता है? वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शन क्या होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के? तो 3 फंक्शन है बस। पहला फंक्शन जॉब इवैल्यूएशन, यानी जो भी हमारे पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इवैल्यूएट करना, उसकी मतलब उसके बारे में जज करना एक तरीके से, उन सब चीजों को देखना किस तरीके से काम हो रहा है। तो समझिए जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? इट इज ए टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ ईच जॉब रिलेटेड टू अदर्स। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं हम, हर एक जॉब की क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। इस जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है लोगों के लिए, मतलब ये जॉब हमें, मतलब कौन सी, इस जॉब को फुलफिल करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें कैसे एम्प्लॉय चाहिए, इस काम को करने के लिए हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए, उस काम को करने के लिए कैसा एम्प्लॉय चाहिए। मैं हर जो जॉब होती है उसके लिए हमें हर अलग अलग तरीके का एम्प्लॉय जो होता है वो हायर करना पड़ता है। सिंपल सर। और जॉब इवैल्यूएशन यही काम करती है, किस मतलब जॉब के लिए हमको किस तरह का बंदा चाहिए वो डिटरमाइन करने का में कौन हेल्प करेगी? जॉब इवैल्यूएशन। और किसका काम, मतलब किसको हेल्प करेगी? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। तो दिक्कत तो नहीं। चलिए तो किस तरीके से
अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? मतलब डेवलप वेज सैलरी स्ट्रक्चर। जब आप अच्छे तरीके से जॉब इवैल्यूएशन कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है ये वाली जो जॉब है ये लोअर लेवल की जॉब है, इसके अंदर खाली प्रोडक्शन करना है, मशीन चालू करनी है, मशीन बंद करनी है, मशीन में सेट करना है माल और वो प्रोडक्शन होता रहेगा। तो ये लोअर लेवल की जॉब है, आपको जॉब मतलब जो भी वर्कर है उसको कितनी सैलरी देनी है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो जॉब है ये एचआर की जॉब है, जो कि सारे वर्कर का मेंटेनेंस का मतलब काम रखेगा, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितने काम करवाना है, किस तरीके से इनिशिएट मतलब इंसेंटिव देना है, वो सारा काम किसका होगा? एचआर का होगा। मैनेज करने का काम किसका होगा? मैनेजर का होगा। इस तरीके से क्या करा जाता है जॉब इवैल्यूएशन के लिए हर एक बंदे के लिए अलग से जॉब डिसाइड करी जाती है, कौन सी जॉब पे कितनी वैल्यूएशन का बंदा चाहिए वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ये हेल्प करता है डेवलप करने में वेजेस और सैलरी स्ट्रक्चर, यानी किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, वो सब स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड करने में हेल्प करता है। लेबर क्लास का कोई बंदा है तो उसको इतनी सैलरी देंगे, कोई एचआर क्लास का बंदा है तो उसको इतनी सैलरी देंगे, टॉप लेवल का बंदा है तो फिर उसको इतनी सैलरी देंगे। तो सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, डेवलप रिलेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्या आता है? रिलेशन डेवलप करता है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन डेवलप करता है, मतलब ऐसा रिलेशन कि आप एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय की तरीके से रहोगे, आप एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉय तरीके से रहोगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की तरह बॉस नहीं बन सकता। सिंपल सा, आपकी सैलरी अलग रहेगी, आपका मतलब आपका पैकेज अलग रहेगा, तो सबके हिसाब से वो डिफरेंट क्रिएट कर देता है एक तरीके से कि आपका रिलेशन अलग है उनके साथ, उनका रिलेशन आपके साथ अलग है। वो आपको मतलब कि आपको काम देंगे और आपको वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। सिंपल। चलिए, तो ये रिलेशन डेवलप करता है। अगली चीज यूनिफॉर्मिटी इन वेजेस। ये वेजेस में क्या आता है? यूनिफॉर्मिटी लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को लेबर चाहिए किसी काम करवाने के लिए, कई बार क्या होगा कोई लेबर आ गया महंगे दाम पे, कोई लेबर आ गया सस्ते दाम पे, लेकिन अगर हमने जॉब इवैल्यूएशन कर रखी है, जॉब इवैल्यूएशन से मेरे को पता चल जाएगा कि इस जॉब के लिए मेरे को ये वाला बंदा चाहिए और उस बंदे के लिए बेसिक से वो पीएचडी करके आया हुआ, बेसिक से कुछ भी करके आया हुआ, मैं उसको ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को काम ही वही करवाना है उससे। अगर वो काम करवाने के लिए जो मेरे को दूसरे लेबर दे रहा है, जैसे दूसरा लेबर मेरे को मिल रहा है किसी फिक्स वेज रेट पे 15,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, तो मैं उसी 15-10,000 रुपए में उस बंदे को रखूंगा, बेसिक से वो कितनी डिग्री लेके आया वो, समझ में भाई? हाँ जी, तो यूनिफॉर्मिटी लेके आता है ये वेजेस में। मेरी जो वेजेस होंगी वो सबकी सेम होगी, लेबर की वेजेस सेम होगी, एचआर की वेजेस सेम होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेंगी, एचआर की अलग रहेगी वेजेस और लेबर की अलग रहेगी, लेकिन जो सारे लेबर है ना उन सबकी लेबर की वेजेस सेम रहेगी, एचआर की वेजेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो चीज लेके आता है। श्योर है? हाँ जी। ब्रिंग फोकस ऑन टारगेट एम्प्लॉइज। जो हमारे पास टारगेट एम्प्लॉइज है उन पे फोकस करता है, क्योंकि इसके अंदर जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हर एक एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट किया जा रहा है उसकी जॉब के हिसाब से। समझ में आया? जैसे काम को करवाने के लिए हमें, जैसे मान लो कोई एक अच्छा काम है, एक ऐसा काम है जो हर कोई बंदा नहीं कर पाता, कोई एफिशिएंट बंदा ही चाहिए उस काम को करने के लिए, इफेक्टिव बंदा चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वो जॉब पे हमें जरूरत है एक अच्छे बंदे की, जो कोई यूनिक बंदा ही कर पाएगा। समझ में? और वो हेल्प करेगी कौन? जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन पहचानने में हेल्प करेगी कि ताकि ऑर्डिनरी बंदा उस काम के लिए ना आ जाए, कोई एक्स्ट्रा ही चाहिए हुआ। सिंपल से, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, परमिट रेटिंग। परमिट रेटिंग सर, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है ना, एक तो हो गया जॉब इवैल्यूएशन कि वो इवैल्यूएट करता है कि किस जॉब के लिए हमको किस तरह का बंदा चाहिए। दूसरी चीज उसका काम होता है परमिट रेटिंग, यानी जो भी बंदे आते हैं उनकी रेटिंग देना कि किस बंदे के लिए कितनी रेटिंग है। जो बंदा ज्यादा स्किल्ड है उसको रेटिंग ज्यादा मिलती है, जिस बंदे की क्या होता है कम स्किल्स है जिसके पास, उसको रेटिंग कम मिलती है। ज्यादातर आप देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में यही होता है, रेटिंग के हिसाब से, या फिर जो टेस्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब जब भी करने जाओगे आप तो फिर वहां पे एक टेस्ट दिया जाता है, जैसे टायर 1 टायर 2 जो भी टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है? हाँ जी, उन टेस्ट के अंदर हिसाब से आपकी रैंकिंग दी जाती है, आपको रेटिंग दी जाती है कि ज्यादा नंबर लेके आया, जो ज्यादा इवैल्यूएशन मतलब जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको ज्यादा रेटिंग मिलती है, उसके ज्यादा नंबर आते हैं, और जो कम अच्छा परफॉर्म करता है उसकी कम रेटिंग आती है, कम नंबर आते हैं, और उसी हिसाब से उसको जॉब भी मिलती है। समझ में? हाँ जी। तो सेम उसी तरीके से मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग क्या करती है? प्रमोशन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस, मतलब पर्सनल परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है, और जो प्लेसमेंट है, किसी वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, प्रमोशन और प्लेसमेंट जो है, यानी किसी वर्कर का प्रमोशन करना है या फिर उस वर्कर को कहां पे प्लेस करना है, ये डिपेंड करता है पर्सनल परफॉर्मेंस पे, कि वो बंदा पर्सनली कैसे परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है वो। सिंपल। अच्छा, पर्सनल परफॉर्मेंस जो होती है वो जज करी जाती है किससे? मेरिट रेटिंग से। जो मेरिट रेटिंग है उस बंदे की के पास कितने नंबर आए वो डिपेंड करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है? उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे। सुनिए, दोबारा सुनिए। जैसे मेरे को किसी काम को करवाने के लिए, मतलब जॉब को करवाने के लिए, किसी काम को करवाने के लिए एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? चलिए, वो बंदे की रिक्वायरमेंट, मतलब उस बंदे का प्रमोशन करूं, प्लेसमेंट करूं, मैं बाहर से लेके आऊं या फिर अपनी जॉब में से लेके आऊं, वो डिपेंड किस पे करेगा? उस बंदे के नेचर पे। अगर वो बंदे का नेचर है उस जॉब को करने के लायक, तो मैं उस बंदे को हायर करूंगा, और अगर जॉब का नेचर है ही नहीं, वो काम करने लायक है नहीं, उसके पास उतना है नहीं, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी है नहीं, तो फिर मैं उसको हायर नहीं करूंगा।
और जो परफॉर्मेंस होती है वो किस तरीके से नापी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं देख के उसको परफॉर्मेंस नाप लूंगा कि भाई वो देख लिया, मैंने शक्ल देख ली, उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? जब वो अपने सर्टिफिकेट लेके आएगा, हाँ जी मैं देखो इस नंबर में मतलब इतने पेपर में मैंने इतने पास कर रखे हैं, इतने नंबर लेके आया हूँ, ये मैंने ये डिग्री ले रखी है, ये वाली डिग्री ले रखी है। तो परफॉर्मेंस कैसे नापी जाएगी? परफॉर्मेंस नापी जाती है कि उसने कितना काम किया, वो किससे नापी जाती है? रेटिंग से, जो उसकी रेटिंग होती है, जो उसको रेटिंग मिलती है। सिंपल। तो यहाँ पे जो भी आप काम करते हो उसको रेटिंग दी जाती है, फिर रेटिंग से नापा जाता है कि आप उस काम को करने के लिए सुटेबल हो या फिर उस काम को करने के लिए सुटेबल नहीं हो। सिंपल सा, बस ये काम होता है मेरिट रेटिंग का। आगे चलते हैं। हेल्प्स टू डिसाइड फेयर रेट ऑफ पे, यानी ये हेल्प करती है डिसाइड करने में फेयर रेट ऑफ पे, उस बंदे को कितनी सैलरी देनी, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी मेरिट होगी, मेरिट क्या होता है, जितनी ज्यादा उसकी मेरिट रेटिंग होगी उतना ज्यादा उसको पे देना पड़ेगा। सिंपल ना, उसके काम के हिसाब से, क्योंकि और कोई बंदा उसके आसपास नहीं होगा ना। सेम इस तरीके से हाँ, अगर बंदा देखना भी है तो फिर उसी मेरिट के आसपास का देखना पड़ेगा, वरना। चलिए, हेल्प्स इन ट्रांसफर, प्रमोशन, डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो होता है ना मेरिट रेटिंग, वो हेल्प करती है प्रमोशन करने में, ट्रांसफर करने में। अगर किसी की मेरिट रेटिंग बढ़ जाती है, कोई प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करता है, जो अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसकी रैंकिंग अच्छी बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, आराम से ट्रांसफर ले सकता है, एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकता है, समझ में, डिस्चार्ज ले सकता है, ये सब काम आता है। उसके बाद डेवलपिंग सेंस ऑफ कंपटीशन, जो मेरिट रेटिंग होती है वो डेवलप करती है क्या, सेंस ऑफ कंपटीशन। आपने खुद देखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम में कितना कंपटीशन होता है, और इन लोग इसी तरीके से काम करते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा तैयारी होती है उतनी ज्यादा मेरिट में नंबर आता है, और जितनी ज्यादा मेरिट में नंबर आता है और उतना कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। सिंपल ना सर। तो मेरिट जो रेटिंग होती है वो कंपटीशन बनाए रखती है कंपनी के अंदर, कि लोग क्या तक कंपीट करते रहे, लोग डेवलप होते रहे। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी, तो इसका काम होता है सर वर्क स्टडी देखना कि काम ठीक से हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ये इसका एक और काम है, किसका, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। कैसे? देखो, ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। बाकी जो फंक्शन है वो सारे सारे डिपेंड करते हैं केवल टाइम पे, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वर्क स्टडी, ये डिपेंड करता है टाइम पे भी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन वर्क, ये काम पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे और काम पे दोनों पे डिपेंड करता है। ये काम भी देखता है कि कितना काम हो रहा है, और वो टाइम भी देखता है कि कितने टाइम में हो रहा है। सिंपल सा। इसीलिए इसके दो मेथड बनाए गए हैं। पहला मेथड क्या है, मेथड स्टडी, और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट और मेथड स्टडी। तो वर्क स्टडी के अंदर हम दो काम देखते हैं। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में हम देखते हैं कि काम जो किया जा रहा है वो किस मेथड से किया जा रहा है, यानी जो मेथड कंपनी ने बोला था कि इस तरीके से काम करना है, क्या उस तरीके से काम हो रहा है। अगर वो उस तरीके से काम हो रहा है तो परफेक्ट है, अगर काम नहीं हो रहा तो भाई चेंज करने वाली बात है, थोड़ी सी दिक्कत है कंट्रोल पोस्ट करने में, मतलब पोस्ट कंट्रोल करने में। ठीक है। उसके बाद वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट टास्क, जो हमने काम लिया था उसी प्रोसीजर से चल रहा है या नहीं चल रहा, वो तो मेथड स्टडी में देखा जाएगा। लेकिन वर्क स्टडी में देखा जाता है जो हमने काम लिया था वो टाइम पे हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं क्या करने में, वर्क स्टडी को कंप्लीट करने में। किसका काम करने में, कंप्लीट करने में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट करने पे। सिंपल सर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मुबारक हो, आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सोच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तक नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही, हम भी यही है, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल सर। चलिए, तो इसका बनेगा पार्ट बी, और पार्ट बी सर अभी फिलहाल होली आ रही है तो उसके बाद बनाना मुश्किल है, मतलब होली में बनाना मुश्किल है, होली के बाद बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करें। और आज होली है तो उसके लिए हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, कि आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ जी, परिवार के साथ अच्छे तरीके से होली मनाइए। तो बस खत्म। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इसका जो पार्ट बी होगा उसके अंदर हम एक तो इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो टाइम कीपिंग है, टाइम कीपिंग तो अलग चैप्टर में आएगा सीधा। तो दो डिपार्टमेंट का मैंने काम बता दिया, एक तो मैंने बता दिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, एक पर्सनल डिपार्टमेंट का, दो काम हो चुके हैं हमारे। और जो तीसरा डिपार्टमेंट था टाइम कीपिंग, वो तो आएगा अगले चैप्टर के अंदर, तो उसी में करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है। और जो उसके बाद था पेरोल वाला डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट जो होगा वो अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर भाई पेरोल के अंदर इंसेंटिव कैलकुलेशन है थोड़ी सी। ठीक है। तो आराम से ये वाले जो इसके फॉर्मूले हैं कैलकुलेशन के, वो भी उसी अगले पार्ट में होंगे, और जो पेरोल वाले होंगे उसके भी अगले पार्ट में होंगे, मतलब बी पार्ट होगा आपका, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है। और फिर उसके बाद खत्म, इतना ही था बस चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसका नोट करना भाई नोट कर लेना, आराम तक फिर बोल लो कि नोट नहीं करना दिया। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय।